हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। क्या हाल चाल है आप सभी के? जल्दी से मुझे बताएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर 7 बजे, 1 मिनट भी लेट हम लोग नहीं हैं और एग्जैक्ट टाइम पर आए हैं। आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाया करो, क्योंकि मेरी क्लास आपको पता है कि लेट नहीं होती है। एक आध मिनट, 2-3 मिनट लेट होती है तो वो करंट अफेयर की क्लास की वजह से होती है थोड़ा सा, क्योंकि आप उधर बिजी होते हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। नहीं तो एग्जैक्ट 7 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। है ना। हैप्पी शिवरात्रि भैया सभी को। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज नहीं आ रहा है। वो साइड वाला बटन है ना, वो रात में बंद कर दिया होगा, थोड़ा सा स्लो कर दिया होगा वो साइड वाला बटन। तो उसे थोड़ा सा ओपन कर लो। रात में बिल्कुल लो पे हो जाता है ना वो, क्योंकि ईयरफोन लगे रहते हैं कानों में, तो बाहर आवाज ना जाए। तो इसीलिए वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। अब क्लास का टाइम है तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। सबके कमेंट आ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कल एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, कुछ सवाल मैंने उसका दिया था, तो आप सभी लोगों ने उसको सवाल का आंसर मुझे दिया टेलीग्राम चैनल पे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पांस देखकर। मैंने सभी का रिप्लाई भी किया है। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट कर पाया, जब तक ग्रुप बंद हो चुका था, लेकिन मैंने सबका रिप्लाई किया है। तो ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। चलो ठीक है, उस सवाल को देखते हैं बच्चे। क्या है सवाल? यही था ना सवाल? सबको देख लिया मैंने, तुम भी हो, देख लिया भाई तुम्हें भी, है ना। तो यही था ना सवाल बच्चे। एक बार देखेंगे सवाल को। देखिए एक बार सवाल को क्या है। भाई अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है ना, एक बार बैक जाके और फिर से एप्लीकेशन से आउट होके फिर से इन करिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम एप्लीकेशन में आपकी तरफ से हो, तो बैक जाके एक बार फिर से इन करिए, सही आ जाएगी सवाल। गुड मॉर्निंग। देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता, तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। यहां पर जो परसेंटेज में मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाए थे ना, जो भिन्न कहा था, मैंने कहा था कि इनको रट लेना, काम आएंगे। अब यहां पर उनका काम शुरू हो चुका है। 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है कि 1/6 बोलते हैं, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम इस सवाल में बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि 16 सही 2/3% को बच्चे 1/6 नहीं बोलते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है, तो इस सवाल ने आपका दिमाग बहुत चलवाया होगा, है ना। बहुत मेहनत करवाई होगी आपसे। तो एक बार सवाल को देखेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो कल मैंने बताया था कि 10% लाभ का मतलब है कि 100 की चीज को कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। भाई 10% लाभ का यही तो मतलब होता है कि 100 अगर उसका मैंने क्रय मूल्य माना, 100 अगर मैंने उसका सीपी माना, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है? 110। 10% का यही मतलब होता है। क्लियर है? अगली लाइन पे चलते हैं। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि जिस मूल्य पर पहले खरीद रहा था उससे 10% कम पर, है ना। जैसे ये पहले 100 पे खरीद रहा है, तो अब इससे 10% कम। तो बच्चे 100 का 10% कितना होता है? सर 10% 100 का 10 ही हो जाएगा। तो अब कितने पे खरीदेगा? 90 पे खरीदेगा, है कि नहीं। अब कितने पे खरीदेगा? 90 पे खरीदेगा। आगे चलते हैं। और 2 रुपए कम में बेचता, मैंने कहा ये पैसे वाली बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो। और 2 रुपए कम में बेचता, तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो बच्चे जो ये 16 सही 2/3% का लाभ उस भाई साहब को हो रहा है ना, ये प्रॉफिट नए क्रय मूल्य पर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। सवाल ने कहा एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 10% का लाभ मतलब 100 रुपए पर अगर वो खरीद कर ला रहा है, तो बच्चे 110 में बेचेगा। पहली लाइन ने ऐसा उसने कह दिया, सिंपल, हमने समझ लिया और लिख दिया। अगली लाइन में उसने कहा काश ऐसा हो जाता कि वो 10% कम पर खरीद लेता। काश ऐसा होता कि वो 10% कम पर खरीदता, तो 100 की चीज को 90 में खरीदेगा। काश हो गया ऐसा, है ना। और 2 रुपए कम में बेचता, तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। बच्चे 16 सही 2/3% को जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा, तो मैं उसको क्या 1/6 कहूंगा? उसको फ्रैक्शन में 1/6 कहते हैं।
तो उसे लाभ 1/6 का होता है ना। तो लाभ होगा नए क्रिया मूल्य पर। तो 90 का 1/6 कितना होता है? 90 का 1/6 होता है 15, यानी कि जो उसे प्रॉफिट होता वो 15 का लाभ हो जाता। तो 90 में 15 जोड़ेंगे कितना? 105। ये उसका नया विक्रय मूल्य है, ये उसका नया एसपी है, नया विक्रय मूल्य। अब इस लाइन का काम आ गया। उसे 2 रुपए कम में बेचता, पहले बेच रहा था 110 में, अब बेचेगा 105 में, तो कितना कम में बेच रहा है यहां पे तो सर 5 यूनिट कम में बेच रहा है वो, लेकिन सवाल में तो 2 रुपए कहा है। तो 5 यूनिट का मान कितना? 2 रुपए। तो मुझे निकालना है वस्तु का लागत मूल्य जो कि 100 है। 1 यूनिट का मान कितना? 2/5। तो 100 यूनिट का मान कितना? उठाकर इसे 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 40 रुपए। तो वस्तु का क्रिय मूल्य बच्चे कितना हो जाएगा? 40 रुपए। आप सभी का आंसर 40 रुपए आ रहा था। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो किस किसने इसे सॉल्व किया था और उनका उत्तर 40 रुपए ही आ रहा था। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि 40 किस किसने इसको सॉल्व किया है, किस किस का 40 उत्तर इसका आ रहा था। मैं एक बार देखना चाहता हूं, है ना। एक बार मुझे बताएंगे सभी लोग। अब नहीं, कल जब मैंने दिया था ये सवाल आपको। चालीस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल सेम ऐसा ही है। ठीक है, सेम, बस लैंग्वेज अलग है, कपड़े मैंने वही रखे हैं, बस उनके वैल्यू बदली है, वैल्यू बदली है ताकि आपको। और तीसरा सवाल, 3 सवाल रखे हैं मैंने इस टाइप के मैंने 3 सवाल इसलिए रखे हैं ताकि आपको ये प्रोसेस एकदम दिमाग में सेट हो जाए। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं एक बार सवाल को। ग्रेट। उसने कहा पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होगा। अब सबसे पहले इस सवाल का उत्तर मुझे कौन देगा? सबसे पहले मेरे पास आंसर किसका आएगा? सेम सवाल है, कॉन्फिडेंस अप हो जाना चाहिए तीसरे सवाल तक तो आपका। जैसे ही हम तीसरे सवाल पर आए आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाना चाहिए। अब देखिए सवाल को, कोई बात नहीं बच्चे, गलत हो गया, यहां पर आप सीख रहे हो, कोई यहां पर आपका कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहां पर आप सीख रहे हो। तो सीखते टाइम बिल्कुल एक रिलैक्स हो जाया करो, कोई बात नहीं, गलत हो गया, मैंने नया सीखा, है ना। हमेशा गलतियों से अगर तुम सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, और गलतियों को देखकर तुम परेशान हो जाओगे तो बच्चे पीछे नहीं चले जाओगे। और आपसे आगे आने के लिए बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ खड़ी है जो कि आपको पीछे करना चाहती है। तो आप पीछे होना चाहते हो या अपने पोजीशन से आगे बढ़ना चाहते हो, ये डिसाइड आपको करना है। जिंदगी मौका एक बार जरूर देती है, बार बार देती है वो बात अलग है, लेकिन एक बार तो हर किसी बंदे को जरूर देती है। और वो मौका भी अगर आपने नहीं लिया ना तो लाइफ बेकार है यार। एक लाइफ मिलती है, बोलते हैं ना 84 लाख जिंदगी बाद एक लाइफ मिलती है, उसमें भी अगर कुछ नहीं कर पाए, यही हुक्का बीड़ी में रह गए, तो क्या लाइफ है फिर बताओ, है ना। तो चलो, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ मतलब बच्चे क्या होगा कि अगर उसने 100 की चीज को कितने में बेचा? उसने 100 की चीज को 120 में बेचा होगा। ये उसका सीपी है और ये उसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है ना। आगे देखो, यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, यानी कि पहले खरीद रहा था 100 में, अब 10% कम, कितना? अब वो खरीदेगा 90 में। यदि वह उसे अब 90 में खरीदता, बात ठीक है, और 30 रुपए कम में बेचता, रुपए वाली बात को रोको, तो उसे 20% का लाभ होता। बच्चे अब जो ये नया वाला प्रॉफिट होगा ये उसे नए वाले क्रिय मूल्य पर होगा। इस 90 पे 20% का प्रॉफिट, तो 90 का 20% कितना होता है? 18। तो 90 रुपए में खरीद कर 18 का लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा? 100, बोलो, 108 रुपए में। 90 में खरीद के अगर उसने 20% का प्रॉफिट लिया है तो वो 90 पे लिया होगा 18 रुपए का। 90 में खरीद कर लाए आप कोई चीज, 18 का आपने लाभ कमा लिया, तो आपने उसे 108 में बेचा होगा। अब देखो, पहले वो बेच रहा था 120 में, अब वो बेचेगा 108 में, तो कितना कम में बेचेगा? जल्दी से बताओ, क्या 12 यूनिट कम में बेचेगा? और सवाल ने तो कहा 30 रुपए कम में बेच रहा है, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 यूनिट का मान हो जाएगा 30 रुपए।
और मुझे तो लागत मूल्य बतानी है 100 का मान। तो 1 यूनिट का मान कितना, 30/12। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30/12 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, इसी में ही। तो 4 तिया 12 और 25 चौके 100 और 3 धाम 30 और 10 गुणा 25 कितना होता है, 250 रुपए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होगा आपका 250 रुपए। तो सभी को ये क्वेश्चन अब 18 कैसे आया ब्रदर, 20% 90 का क्या होता है, 20/100 गुणा 90, 20/100 गुणा 90, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 2 नाम 18, ऐसे आया 18 परसेंटेज। अगर इतना बेसिक भी क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत है आपको, क्योंकि मैंने 10%, 1% डायरेक्ट निकालने बताए थे प्रतिशत चैप्टर में आपको, कि नहीं। देखो सवाल को एक बार, है ना, क्या है, कुछ सामान, देखो इस सवाल के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके। एक होता है लॉन्ग मेथड जो आप बुक्स में देखते हो, और एक इतना शॉर्ट मेथड बता दूंगा कि वो बस अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग कर ली, 2 लाइन में सवाल खत्म इस तरह के। और इस तरह के सवाल बुक्स में मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं उनके, है ना। तो अब मैं स्टार लगा रहा हूं, एक हम पढ़ेंगे बिल्कुल जो हमारा बेसिक मेथड होता है, और एक हम पढ़ेंगे जो अब हमें करना है इस तरह के सवालों में। तो आप एक बार स्टार लगा लो इस पे, ठीक है। कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन पर 7% की हानि होती है। यानी कि अगर वो 31 रुपए में बेच देता है तो 7% की हानि हो जाएगी उसे। ठीक है, तो उस सामान को अगर वो 35 में बेचे तो उसे कितना लाभ होगा, अगर वो 35 में बेचे तो उसे कितना लाभ हो जाएगा, ये आप बताओ। चलिए, कुछ सामान 31 में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन पर 7% की हानि होती है। ठीक है, 7% की हानि का मतलब है कि 93% का मान कितना है, 31 रुपए। भाई 7% की हानि पे बेचेगा तो 93% पे बेचेगा। तो अगर मैं 100% का मान निकालूं जो कि उसका क्रय मूल्य है, वो कितना हो जाएगा, 100%। और 100% का मान कितना है, 31/93 और गुणा 100, ये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो उसका कॉस्ट प्राइस बच्चे कितना आ गया, 100/3। उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 100/3, यानी कि इतने में उसने खरीदा होगा, इतने में उसने खरीदा होगा। क्लियर है। और अब बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस उसका कितना है, सेलिंग प्राइस उसका 35 रुपए है। तो बच्चे अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो कितने में उसने बेचा, 35 में, माइनस खरीदा कितने में था, 100 में, बटे 3। ठीक है, ये तो उसका लाभ हो गया। और लाभ परसेंट के लिए नीचे हमेशा किसको रखते हैं, क्रय मूल्य को। तो 100/3 गुणा 100, यहां पर ये आ जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत। भाई ये तो मैंने लाभ निकाला, बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य घटाया। और अगर मुझे लाभ परसेंट निकालना है तो नीचे मैं हमेशा किसको रखता हूं, नीचे हमेशा मैं क्रय मूल्य को रखता हूं। और वो तो मेरा 100/3 था, और गुणा 100 यानी कि परसेंट निकालने के लिए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, जल्दी से मुझे बताओ भाई। 35 या 105, ये आ जाएगा 5/3। और ये 100/3 नीचे था तो ऊपर आके 3/100 हो जाएगा, और गुणा 100। ठीक है, 100 से 100 खत्म, 3 से 3 खत्म, ये 5% का लाभ हो गया। कितना, 5% का लाभ हो गया। इस तरह का आपने जो तरीका है वो बच्चे बुक में पढ़ा होगा, है ना, बुक में पढ़ा होगा इस तरह का सवाल। लेकिन मेरे हिसाब से अब आपको इस तरह के तरीके पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बार सवाल को पढ़ो बहुत आराम से, एक बार बहुत आराम से सवाल को पढ़ो। अब 2 लाइन में सवाल को खत्म कर दोगे, केवल 2 लाइन में। देखो, कुछ सामान 31 रुपए में बेचा गया तो उसे हानि हुई कितने की, 7% की हानि हुई है। कितने की, 7% की हानि हुई है। तो जब 35 में बेचेगा तो कितने परसेंट का उसे लाभ होगा, एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। जब सामान को 31 में बेचा गया
तो 31 में बेचने का मतलब है 7% की हानि। क्या 93% में बेचा गया होगा? जब सवाल को 31 रुपए में बेचा गया है, बच्चे सुनो इस तरीके को, देखो इससे करना है आपको। देखो जब सवाल को 31 रुपए में बेचा गया तो क्या उसे 93% में बेचा गया होगा? बोलो यस सर। जब सवाल को 31 रुपए में बेचा गया तो 7% की हानि मतलब के उसे 93% में बेचा गया होगा कि नहीं? बिल्कुल बेचा गया होगा। और हमें कितने रुपए में बेचना है? हमें तो 35 रुपए में बेचना है। 31 रुपए का मतलब है 93%, 31 रुपए का मतलब है 93%। तो 35 रुपए का क्या मतलब होगा? 31 रुपए का मतलब अगर 93% है तो 1 रुपए का मतलब कितना होगा? 93/31, 93/31%, 1 रुपए का मतलब है। और मुझे तो 35 रुपए का मतलब बताना है। मैं क्यों उसका क्रिय मूल्य निकालूं? मैं तो डायरेक्ट अपना उत्तर निकालूंगा। भाई 31 रुपए का मतलब 7% की हानि यानी कि 93%। तो 35 रुपए का मतलब कितना हो जाएगा? 35 रुपए का मतलब डायरेक्ट आप निकालो, वो होगा 9। ये तो 3 हो गया, 3 बार कटेगा, और ये हो जाएगा 3 गुणा 35%। 3 गुणा 35% यानी कि 105%। बच्चे 35 रुपए का मतलब कितना हो गया? 35 रुपए का मतलब हो गया 105%। और 105% का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पे 5% का लाभ होगा। किसी चीज पे 5% का लाभ होगा। 105% का यही तो मतलब है। अगर मैं तुमसे कहूं 120%, तो आप क्या कहोगे? 20% का लाभ। 100 से ऊपर जितना परसेंट होता है उतना लाभ होता है। अगर मैं तुमसे कहूं 80%, 80% को क्या कहोगे? 20% की हानि। अगर मैं तुमसे कहूं 93%, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है ऊपर, 93% को आपने क्या कहा? आपने कहा 7% की हानि, तभी तो 93% पे बेचा गया। तो 105% का मतलब क्या हो जाएगा? 105% का मतलब हो जाएगा 5% का लाभ। बस खत्म। हमें कोई कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। क्लियर है ये बात? है ना? बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए इस सवाल पे अब दुकानदार के पास चलते हैं। अब दुकानदार के पास चलते हैं भैया हम लोग, कि दुकानदार जो बेईमानी करता है ना? दुकानदार बेईमानी करता है कि नहीं? आपके आस पड़ोस में या फिर लोकल मार्केट में आप जाते हो, करते हैं भैया, मैक्सिमम करते हैं। अब सब लोग नहीं करते हैं, मुझे पता है नहीं है, लेकिन मैक्सिमम करते हैं। देखो एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। आप दुकानदार के पास गए, भाई साहब आपके लिए इतने का। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप पहली बार किसी दुकान पे जाओ, ठीक है, तो आप उससे कोई चीज मांगो, वो आपसे पता है क्या कहेगा? वैसे तो ये 100 रुपए की है, आपके लिए 20 रुपए 80 रुपए की है। पता नहीं पहली बार हमसे उससे मिले हैं, कौन सी तो उसने रिश्तेदारी निकाल ली हमसे जो एकदम 20 रुपए कम कर दे उसने हमारे लिए। जो वो ये वर्ड, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वर्ड से होती है, जो वो ये बोलता है ना कि आपके लिए 80 रुपए का है। मतलब या तो क्या उसे हमें दिख गया ऐसा कि उसने एकदम ही 20 रुपए हमारे लिए कम कर दिए, हम इतने कोई वीआईपी लोग हो गए, है ना? तो ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है दुकानदार की। आप खुश मत हुआ करिए कि हमारे लिए अच्छा, उसने ऐसा कहा तो हमारे लिए इतना कम है, तो सबके लिए 100 रहते होंगे ना, वो सबसे ऐसा ही बोलता है। तो एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है का मतलब क्या है कि दुकानदार ने कहा भाई साहब जितने का मैं खरीद कर लाया हूं उतने का ही मैं बेच रहा हूं, और वो बेच भी रहा है। कि दुकानदार मान लो चीनी 50 रुपए किलो लाया था, तो 50 रुपए किलो ही बेच रहा है ना? बहुत दयालु किस्म का है। 50 रुपए खरीद कर लाया था, 50 रुपए की ही बेच रहा है चीनी। लेकिन गड़बड़ उसने कहा कि प्रॉफिट तो उसे करना है, गड़बड़ उसने कर दी कि 1 किलो के स्थान पर वो 900 ग्राम का यूज करेगा। वो नीचे चुम्बक चिपका देगा।
ऐसा पहले करते थे लोग, अब का पता नहीं। वो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करेगा। भाई जो उसने सेक्रीफाइस ऊपर किया था कि वो क्रय मूल्य पर जितने पर खरीद कर लाया उतने पर बेचेगा, तो उसे क्या फायदा होगा? फिर काहे का दुकानदार वो यार, फिर अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा वो? तो उसने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करनी थी। उसने गड़बड़ कहां पे की? उसने 1 किलो जो कह रहा था 50 रुपए की 1 किलो मैं खरीद कर लाया हूं और 50 रुपए की 1 किलो मैं आपको दे रहा हूं। पैसे तो उसने 50 रुपए ही रखे, लेकिन 1 किलो चीनी उसने नहीं दी। उसने 1 किलो चीनी की जगह चीनी कितनी दी? 900 ग्राम। तो क्या 100 ग्राम का फायदा उसने कर लिया? बोलो यस, बोलो हां। कि उसने 100 ग्राम का फायदा कर लिया कि नहीं? 1 किलो वो नहीं दे रहा है, अब 900 ग्राम दे रहा है, पैसे 50 रुपए ही ले रहा है, तो 100 ग्राम का फायदा कर लिया। तो देखिए, अगर मैं कहूं उसका लाभ कितना हो गया, उसका लाभ, उसका प्रॉफिट कितना हो गया, आप कहेंगे 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना 1 किलोग्राम, और उसमें से 900 ग्राम हटा दो, लाभ उसका कितना हो गया बच्चे? उसका लाभ हो गया 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम का वो लाभ कमा रहा है, 100 ग्राम का उसने प्रॉफिट कमाया, 100 ग्राम का उसने प्रॉफिट कमाया। लेकिन मुझे तो लाभ प्रतिशत चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो 100 ग्राम ऊपर और नीचे मैं क्या रखूंगा? असली खेल इन सवालों में यहीं पे होता है, असली खेल यहीं पे होता है इन सवालों में। नीचे हम 1000 को रखें या 900 को रखें? तो क्यों हम 900 को रखें या फिर क्यों हम 1000 को रखें? भाई ये तो आपने समझ लिया कि दुकानदार 1 किलोग्राम सामान नहीं दे रहा हमको, वो 900 ग्राम दे रहा है। पैसा वो 1000 का ले रहा है हमसे, पैसा वो 1000 का ले रहा है, लेकिन 900 ग्राम चीज दे रहा है, तो 100 ग्राम का वो कटौती करेगा, 100 ग्राम का उसने बेनिफिट उठा लिया। तो नीचे रखेंगे क्रय मूल्य। सर आपने कहा था कि जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगी तो नीचे हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ये बात आपने हजारों बार बोल चुके हो, अब तो क्रय मूल्य ही रखेंगे बच्चे। आप मेरी एक बात बताओ, 1 किलोग्राम चीनी की जगह 900 ग्राम देगा, दुकानदार की जेब से कितनी चीनी गई? इस बात का जवाब दे दो, आपको समझ में आ जाएगा कितना उसने नीचे रखना है आपको। 1 किलोग्राम उसने कहा था, वो तो काल्पनिक बातें हैं, दी नहीं गई 1 किलोग्राम। दुकानदार की जेब से कितनी चीनी गई है? दुकानदार की जेब से कितनी चीनी गई है? उसने जो चीनी दी अपनी जेब से वो कितनी है? वही उसका क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगी। दुकानदार ने अपनी जेब से तो 900 ग्राम चीनी दी है, 1000 ग्राम तो काल्पनिक बातें थी कि भाई साहब मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं। क्या कभी 1000 ग्राम उसकी जेब से गई? कभी नहीं गई उसकी जेब से तो 1000 ग्राम। उसकी जेब से तो 900 ग्राम चीनी गई है। तो नीचे हमेशा उस मान को रखेंगे बच्चे जो दुकानदार की जेब से गया है। आप प्रैक्टिकली सोचे ऐसे सवालों में कि दुकानदार की जेब से कितना माल गया। दुकानदार की जेब से तो 900 ग्राम गया है, तो क्रय मूल्य 900 ग्राम का लिया जाएगा, क्योंकि 900 ग्राम ही खरीद कर ला रहा था दुकानदार, और 900 ग्राम को बेचेगा और 100 ग्राम उस पर फायदा कर लेगा। ठीक है, ये जो 1 किलो था ये तो काल्पनिक बातें थी, क्योंकि ये तो कभी उसकी जेब से गया ही नहीं। तो और गुणा कर देंगे 100, गुणा कर देंगे 100। ठीक है, तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस आप एक बात नोट कर लीजिए इस तरह के सवालों में कि नीचे हमेशा उस मान को रखेंगे जो दुकानदार की जेब से गया है। क्या दुकानदार की जेब से 1 किलो गया? कभी नहीं गया। दुकानदार ने तो 900 ग्राम दिया है, तो दुकानदार की जेब से 900 ग्राम गया है, तो नीचे मैं 900 ग्राम को रखूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो नेक्स्ट सवाल का आंसर मुझे गोली की स्पीड से मिलना चाहिए। इसका आंसर मुझे गोली की स्पीड से मिलना चाहिए, बताइए। अब तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर मुझे दे दोगे। पीडीएफ लेट आती है, चलो मैं बात करूंगा भाई इस बारे में, पीडीएफ जल्दी जल्दी आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए, एक बेईमान डीलर
लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। देखो डीलर ने भी कहा भाई साहब जितने में खरीद कर लाया था आप भी उतने में ले जाओ, आप तो अपने हो, है ना, आप तो अपने हो। और अपने का नाम सुनते ही तो आपके दिमाग में फूल बरसने लगते हैं, अरे हम तो इसके अपने हैं, हमें तो ये जितने में खरीद कर लाया था उतने में ही दे रहा है ना। आगे से ऐसे करना, उसकी तरफ शक की निगाह से देखना, अच्छा क्रय मूल्य पर दे रहा है मतलब कुछ वजन में गड़बड़ कर रहा है तो लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम को ही तोलता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए उसका क्या होगा, बताइए बच्चे क्या होगा। देखिए मुझे एक बात बताओ कि 1 किलोग्राम के बदले यानी कि 1000 ग्राम उसको देना था और उसने दिया कितना, 850 ग्राम दिया, कितना 850 ग्राम। तो यहां पर उसका प्रॉफिट, यहां पर उसका लाभ कितना कमा लिया उसने, क्या उसने 150 ग्राम का लाभ कमा लिया, कहो यस। तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा बच्चे, 150 ग्राम का लाभ बटे नीचे मैं हमेशा क्या रखूंगा, नीचे हमेशा उस वस्तु को रखूंगा जितनी दुकानदार के जेब से या जितनी डीलर की जेब से गया। डीलर की जेब से क्या 1000 ग्राम गया, नहीं, इसमें ही तो चीटिंग की उसने, उसकी जेब से तो 850 ग्राम गया है बस। तो नीचे मैं क्या रखूंगा, 850 ग्राम और गुणा 100। ठीक है, समझ गए, 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15 और 17 पंजे 85। 3 से 100 करेंगे 300 बटे 17, तो आंसर कितना आएगा, 17 एकम 17, 13, 17 सत्ते 119 और 11 बटे 17%। तो कितना आएगा, 17 सही 11 बटे 17%। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बहुत खूबसूरत उत्तर है। तो इस तरह के बेईमान दुकानदार को भी आप बहुत स्पीड से अब पकड़ने वाले हो। ठीक है, अब उससे लड़ने मत बैठ जाना कभी, भैया गुथ जाओ उसे कि हमने तो सवाल पढ़ लिया है बेटा, तूने सच में ही गड़बड़ की है वजन में, अगर तू हमें क्रिया पे दे रहा है। हो सकता है वो आपका सच्चे वाला फ्रेंड हो, क्रिया पर ही दे रहा हो। तो ऐसा हर किसी से मत गुथ जाना कि आप कहो, वो कहे भैया क्रिया पर ले जाओ, क्रिया का नाम सुनते ही आप आग बबूला हो जाओ, अच्छा क्रिया पर दे रहा है तो कुछ तूने इसमें वजन में गड़बड़ की होगी। फिर मतलब ये मैथमेटिक्स यहीं तक रहने देना, वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के उससे बात करना और देखना, अपना दिमाग लगाना। कभी डंडा उसमें बजाने लगो कि सवाल पढ़ के आया हूं मैं, ऐसा बात नहीं है, तूने पक्का यहां पर 150 ग्राम की गड़बड़ की है। तो ऐसा मत करने बैठ जाना बच्चे, वो गलत हो जाएगा। तो अब इस सवाल पे आ जाओ। कभी उसका सर्वर फोड़ के आ जाओ और पता चले कि वो क्रिय मूल्य पर ही दे रहा है आपको और 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम का ही यूज कर रहा है। बाद में ऐसा पता चले तो आपको फिर क्या करोगे, आप तो उससे माफी मांगोगे, फिर वो माफी नहीं लेगा, फिर वो 1000 फिर जितने में वो खरीद कर रहा था उतने में नहीं देगा चीज को आपको। देखो, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% का लाभ तथा सामान बेचते समय 5% की हानि, सॉरी 5% का लाभ कमाता है। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा। सीधा एक फॉर्मूला है, सीधा एक फॉर्मूला है, कौन सा, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। जल्दी से इसमें रखेंगे और अपना उत्तर बता देंगे। ठीक है बच्चे, जल्दी से रखेंगे और अपना उत्तर बता देंगे। हालांकि इस तरह के सवालों को बैंकिंग में किसी और तरीके से किया जाता है, आंसर वेरी करता है, ये कंट्रोवर्शियल सवाल होते हैं, लेकिन आप अब यूनिवर्सल मेथड बन चुका है, अब यही यूनिवर्सल मेथड है जिससे इनका आंसर निकाल के सही माना जाता है। ठीक है आज के बाद किसी ने भी अगर डिस्काउंट दिया तो वो पिटेगा। अरे यार ऐसा मत करो भाई, हो सकता है कोई बहुत बढ़िया आदमी हो यार, बहुत बढ़िया दुकानदार हो, मतलब जहां भी अगर तुम्हें लगा कि इसने क्रिया मूल्य, जहां भी अगर किसी दुकानदार ने ये कह दिया ना कि बहन जी या भाई जी इतने में ही मैं खरीद कर लाया हूं, इतने में ले लो, तो भाई साहब आप उसे पीटने बैठ जाओगे मुझे लग रहा है। नहीं, आप उसे आराम से बात करना, उसे कान में कह देना भाई साहब सवाल पढ़ के आ चुका हूं मैं ये वाला, तो वजन में गड़बड़ की है शायद तूने। फिर वो दिमाग में गएगा बेटा अब तक तो नहीं की थी लेकिन अब जरूर करूंगा वजन में गड़बड़। तो देखो यहां पर a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 रख दीजिए। 5% का लाभ, लाभ का मतलब है प्लस, हानि का मतलब है माइनस। तो 5% का लाभ, तो 5 प्लस 5 प्लस a गुणा बी, 5 गुणा 5 बटे 100।
कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 0.25, आंसर आ जाएगा 10.25%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल पर आ जाओ। चलिए देखेंगे सवाल को बच्चे, बहुत आराम से करेंगे, है ना। सवाल को पहले अगर आप हड़बड़ी में रहे तो सवाल हमेशा गलत होंगे, हमेशा सवाल को गलत होंगे आपसे। लेकिन अगर आप आराम से इत्मीनान से सवाल को पढ़ेंगे, चाहे सवाल कितना ही समय ले जाए, तो आप कर जाएंगे। बच्चे एक टीचर कभी भी सारे सवाल आपको नहीं करा पाएगा, पूरी बुक नहीं करा पाएगा, लेकिन एक टीचर इतना है कि वो कॉन्सेप्ट आपको दे देगा। वो कॉन्सेप्ट अगर आप किसी भी सवालों में लगाओगे तो आप अपने एफर्ट लगा पाओगे, आपका दिमाग डेवलप करेगा, और दिमाग डेवलप करेगा तो आप फिर नए नए सवालों को कर पाओगे। लिमिटेड चीज में बंध के रह जाओगे कि इस तरह का सवाल मैंने नहीं पढ़ा, ये मैं नहीं करूंगा, इस तरह का सवाल तो मैंने देखा ही नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा। अगर ये आपकी स्ट्रेटेजी है तो आप बहुत पीछे हो रेस में। अभी जी रेस में बने रहना है तो अपने एफर्ट डालने होंगे कि बेशक मैंने इस तरह का सवाल नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, मैं उस कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा यहां पर, है ना। तो अपने एफर्ट लगाओगे तो बात बहुत ज्यादा बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी। कि ए ने 10%, मैं ये आपको किसी की सुनी सुनाई कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं जो मैंने खुद अप्लाई की थी अपने ऊपर। तो चलिए, उसने कहा ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा। बहुत बढ़िया। यदि बी ने 2860 में सूटकेस खरीदा होता, तो ए ने कितने में सूटकेस खरीदा था? ये तो इजी है यार भाई। 10% का लाभ का मतलब क्या होता है? 10% के लाभ का मतलब होता है 1/10, इसका फ्रैक्शन है 1/10। यानी के 10 की चीज को कितने में बेचेगा ए? 11 में बेचेगा। तो ए ने अगर उसे 10 में खरीदा था, ए ने अगर उसे 10 में खरीदा हुआ होता तो बी को कितने में बेचा होता? 11 में। ये ए ने बेचा है। एक बात स्टेटमेंट बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। जो ए का बेचने वाला मूल्य है, क्या वो बी का? आ गया उत्तर दिमाग में? जो ए का बेचने वाला मूल्य है वो बी का खरीदने वाला मूल्य है। तो ए ने अगर 11 में बी को बेचा है तो बी का खरीदने वाला मूल्य कितना हो गया? बी का खरीदने वाला मूल्य कितना हो गया? 11 हो गया। क्योंकि जो ए का बेचने वाला मूल्य है वो बी का खरीदने वाला मूल्य होगा। तो ए का बेचने वाला मूल्य कितना है? 11। तो बी का खरीदने वाला मूल्य कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है? 2860 रुपए। तो 11 यूनिट का मान कितना है? 2860 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 2860/11। तो 11 दूनी 22, 11 छिक्के 66। तो एक यूनिट का मान हो गया 260 रुपए। तो बच्चे 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जो ए ने खरीदा था? ए ने तो 10 में खरीदा था। तो एक यूनिट का मान 260, तो 10 यूनिट का मान कितना? 10 गुणा 260 यानी के 2600 रुपए। कितना? ए ने कितने में खरीदा होगा बच्चे? ए ने खरीदा होगा 2600 रुपए में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। इस सवाल पर आइए, सवाल को देखेंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहे, कोई एक बताइए। एक कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर नहीं खत्म होता है बच्चे। एक कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर कोई टीचर नहीं खत्म कर पाएगा। मैं एक कॉन्सेप्ट के 20 सवाल आपको करा दूं, आपको लगेगा सर इतने सारे सवाल आपने एक कॉन्सेप्ट पे करा दिए, वाह आप तो महान हो। मुझे महान नहीं बनना है, मुझे आप लोगों का सिलेक्शन देना है। अब तो मैं महान बन जाऊंगा आप लोगों की नजरों में, लेकिन एग्जाम टाइम से निकलते ही आप लोग मुझे गाली दोगे, और वो गाली मुझे खानी नहीं है। मैं हमेशा दूर की सोच के चलता हूं, चाहे मुझे आज गाली खाने को मिले, लेकिन मैं इतनी दूर की सोच के चलता हूं कि एग्जाम टाइम पे आप लोग गारंटेड मुझे गाली नहीं दोगे। आप सो कहोगे कि काश
उस टाइम पर मान ली होती बात। तो मैं चाहे प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म की सोच के चलता हूं। एक कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर कभी खत्म नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। देखो, एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपए में खरीदी हो तो ए उसकी लागत क्या थी? ए के लिए उसकी लागत क्या थी? देखो कैसे करेंगे सवाल को। ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ऐसे ही चीजें चलती रही और सी ने उसे पी में खरीदा हो तो ए ने कितने में खरीदा होगा? ऐसा सवाल आपने सुना है कि नहीं, कि ए ने बी को इतने परसेंट के लाभ पर, बी ने सी को इतने परसेंट के लाभ पर, सी ने डी को इतने परसेंट के लाभ पर। अगर डी ने इतने में खरीदा हो तो ए ने कितने में खरीदा होगा? इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। ये वही सवाल है, देखते हैं सवाल को क्या है। उसने कहा कि ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है। तो बच्चे 20% का फ्रैक्शन आप मुझे बता दो कितना होगा? 20% का जो भिन्न होगा वो क्या 1/5 होगा, और दूसरा जो हमारा परसेंटेज है वो कितना है? वो है 25%, और 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। ये आपने सारे फ्रैक्शन यहां पर लिख लिए। अब सुनना, ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ का मतलब है कि 5 की चीज को 1 के लाभ पर कितने में बेचेगा? कहो यस सर, 6 में बेचेगा। 6 में बेचेगा, 5 की चीज को 6 में। ये ए ने बी को बेच दिया। अगला परसेंटेज है, बी ने उसे सी को 25% की हानि पर बेचा है। हानि पर बेचने का मतलब है कि 4 की चीज पे 1 की हानि। तो 4 की चीज को कितने में बेचेगा? कहो सर 3 रुपए में बेचेगा। ऐसे आप परसेंटेज को लिखते जाओ। पहले क्या था? ए ने बी को 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 5 की चीज पे 1 का लाभ, तो 6 में बेच दिया। ए ने बी को 6 में बेच दिया। अब बी ने सी को 25% की हानि, यानी कि 4 की चीज पे 1 रुपए की हानि, तो कितने में बेची होगी? 4 की चीज 3 रुपए में बेची होगी। तो ये नीचे लिख दी। अब इनको गुणा कर दो, 5 चौके 20 और 6 तिया 18। तो देखना मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं। जो इधर वस्तु आएगी, जो इधर मान आएगा, वो ए का खरीदने वाला मूल्य, पहले व्यक्ति का यानी कि ए का खरीदने वाला मूल्य आएगा। जितने में ए ने खरीदी होगी चीज, खरीदने वाला मूल्य, कॉपी में नोट डाउन करेंगे ये सब। खरीदने वाला मूल्य जो इधर आएगी, जो इधर मान आएगा, वो सबसे अंत वाले व्यक्ति का। सबसे अंत में किसने खरीदा है? सी ने। वो सी के खरीदने वाला मूल्य, सी का खरीदने वाला मूल्य, सी का खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, तो ये हर सवाल में आगे काम आएगा आपके। ठीक है, हर सवाल में ये चीज काम आएगी कि इधर जो आया है वो शुरू वाले व्यक्ति का खरीदने वाला मूल्य, जो इधर आया है वो सबसे लास्ट वाले व्यक्ति का खरीदने वाला मूल्य। मुझे दिया क्या है? यदि सी ने साइकिल पी रुपए में खरीदी हो तो सबसे अंत में क्या है? 18। सी ने इतने में खरीदा है तो 18 का मान कितना? पी रुपए। 18 यूनिट का मान कितना? 18 यूनिट का मान है पी रुपए। पी रुपए में खरीदी है सी ने, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? पी बटे 18, 1 यूनिट का मान। तो सवाल कह रहा है ए की लागत क्या है? वो तो 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? पी बटे 18 गुणा 20। तो 2 धाम 20 और 2 नाम 18, कितना आ जाएगा? 10p/9। कितना आ जाएगा? 10p/9। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना आ जाएगा? 10p/9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर क्या मिला आपको? 10p/9। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सवाल को देखना। सवाल ने कहा ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 25% की हानि पर बेच दी। तो ए जब बी को 20% लाभ पर बेचेगा तो 5 की चीज को 6 में बेचेगा, और जब बी 25% की हानि कमाएगा तो
4 की चीज पे 1 की हानि यानी कि 3 में बेचेगा, 1 कम कर दो। तो इन दोनों को गुणा किया 5 चौके 20, इन दोनों को गुणा किया 6 तिया 18। जो इधर 20 है ना, ये शुरू वाले व्यक्ति का यानी कि जो शुरुआत में व्यक्ति था ए, उसका खरीदने वाला मूल्य है। जो इधर आएगा 18, ये सबसे लास्ट वाला व्यक्ति यानी कि सी का खरीदने वाला मूल्य है। और मुझे क्या दिया हुआ है, यदि सी ने पी रुपए में साइकिल खरीदी हो तो 18 यूनिट का मान कितना, 18 यूनिट का मान कितना, पी रुपए। तो 1 यूनिट का मान पी बटे 18। तो सवाल ने पूछा ए ने कितने में खरीदी, अरे वो तो 20 यूनिट है, तो 20 का मान कितना, पी बटे 18 गुणा 20 यानी कि 10 पी बाई 9 रुपए। कितना, 10 पी बाई 9 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अगर बी की बात करेगा, आप कहेंगे सर बी का पूछने लगे, तो ए का क्रिय मूल्य आ गया 10 पी बाई 9। अब पहली लाइन पे आ जाओ, ए ने बी को एक 20% के लाभ पर बेची, तो इसका 120% निकाल लो, 10 पी बाई 9 का 120% निकाल लो, ये बी का आ जाएगा, ये बी का क्रिय मूल्य आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, चलिए मैंने बता दिया फिर से। अब इस सवाल पे देखेंगे, सेम सवाल है, सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है, सेम सवाल है, उसी तरीके से बताऊंगा, वही मेथड, वही कॉन्सेप्ट, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। बस सवाल को पढ़िए एक बार सवाल को पढ़िए। देखो क्या है, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रम से 3 विक्रेताओं के हाथ में जाती है। 3 विक्रेताओं के हाथ में मतलब मान लो मैं, आप और आपका दोस्त, 3 विक्रेता हैं। मैंने आपको बेचा, आपने अपने दोस्त को बेचा, ठीक है, और आपके दोस्त ने किसी और को बेच दिया, यानी कि हम 3 विक्रेता हैं। मैंने आपको, आपने अपने दोस्त को, आपके दोस्त ने किसी और को बेच दिया, तो हम 3 के पास से होके गई है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम तीनों के पास आएगा। मैंने प्रॉफिट पे बेचा 20% लाभ पे आपको, आपने 25% लाभ पे अपने दोस्त को, आपके दोस्त ने 40% की हानि पर किसी और को वो चिपका दिया। तो ऐसे सवाल कह रहा है कि एक बिक्री योग्य वस्तु क्रम से 3 विक्रेताओं के हाथ में होकर जाती है, ठीक है। तो प्रत्येक विक्रेता पर 25% का लाभ कमाते हुए बेच देता है प्रत्येक विक्रेता, ठीक है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा हो तो पहले विक्रेता ने क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले विक्रेता का थोड़ा सा ये सवाल है जो आपको सोचना होगा, और हालांकि मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं कि मान लो मैंने कोई चीज आपको बेची, है ना, मैंने कोई चीज आपको बेची, तो जो मेरा बेचने वाला मूल्य होगा क्या वो आपका खरीदने वाला मूल्य हो जाएगा। मैंने जो बेचा, जो मेरा बेचने वाला मूल्य होगा क्या वो आपका खरीदने वाला हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट यहां पे काम करेगा। देखिए विक्रेता 3 है, 3 विक्रेता है, हर किसी को 25% का लाभ मिलता है, प्रत्येक विक्रेता को 25% का लाभ मिलता है। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है बच्चे वो कितना होगा, 25% का जो फ्रैक्शन होता है सर वो तो 1/4 होता है। कितना, 1/4। चलिए 1/4। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसने 25% का लाभ कमाया तो 4 की चीज को कितने में बेचा होगा, 4 की चीज को उसने 5 रुपए में बेचा होगा। 4 की चीज को उसने 1 रुपए का लाभ कमाकर कितने में बेचा होगा, 5 रुपए में बेचा होगा। और विक्रेता कितने हैं, 3 विक्रेता हैं। दूसरे विक्रेता ने भी 4 की चीज को 5 में बेचा होगा, तीसरे विक्रेता ने भी 4 की चीज को 5 में बेचा होगा। तीनों विक्रेताओं का ये लाभ कमा लो। 3 विक्रेता है ना, 3, तो 3 बार 4 से 5, 4 से 5 कर दो। अब इनको गुणा करो, ये कितना आ गया 64, ये कितना आ गया 125। ये जो 125 है ये सबसे लास्ट वाले बंदे का खरीदने वाला मूल्य है। तो जब तीसरा विक्रेता बेचेगा तो चौथा व्यक्ति खरीदेगा उसे,
तो जो चौथे का खरीदने वाला मूल्य है, क्या वो अंतिम का बेचने वाला मूल्य हो जाएगा कि नहीं? भाई मैंने आपको बेचा, आपने अपने दोस्त को बेचा, आपके दोस्त ने किसी और को बेचा है, तो जो आपके दोस्त का बेचने वाला मूल्य है वो अगले वाले व्यक्ति का खरीदने वाला मूल्य हो जाएगा। दोनों का मान सेम है ना? तो देखिए, यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा होगा तो क्या 125 यूनिट का मान 250 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 250 बटे 125। एक यूनिट का मान कितना हो गया? 2 रुपए। बच्चे कितना हो गया? एक यूनिट का मान हो गया 2 रुपए। तो पहले विक्रेता ने कितने में खरीदा होगा? वो तो 64 यूनिट में खरीदा होगा। तो 64 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 64 गुणा 2 यानी कि 128 रुपए। तो पहले विक्रेता ने कितने में खरीदा होगा? 128 रुपए में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। बस याद रखना, जो अंत में आएगा वो तो सबसे लास्ट वाले का खरीदने वाला मूल्य होगा, और जो शुरू में आएगा वो सबसे पहले वाले का खरीदने वाला मूल्य होगा। बस, और कुछ भी नहीं है सवाल में। दिखाना ऊपर क्या कह रहा है। गुड, चलो, ये तो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। इसका फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया था। एक दुकानदार एक सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा बेचते हुए 30% लाभ कमाता है। खरीदते टाइम भी, बेचते टाइम भी लाभ कमाया परसेंट। तो कुल प्रतिशत कितना होगा? भाई तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। ठीक है, तो रखिए इसमें और आंसर बताइए कितना होगा। चलिए, पहला लाभ 20% का तो 20, दूसरा 30% का 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 3 दूनी 6। कितना आ गया बच्चे? ये तो 56% आ गया। अरे वाह सर, मजा आ गया। 56% बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कितना? 56% बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। क्या सभी का आ गया? बी को निकालने के लिए ए का मान आ गया आपके पास 128। ठीक है, अब ए ने बी को 25% के लाभ पर बेचा, तो 128 का 125% निकाल लो, वो बी का आ जाएगा, है ना? आप निकाल के देखना। 56% सभी का। बढ़िया, बहुत गजब। इस सवाल पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है। ये नए तरीके का सवाल स्टार्ट हो गया भाई। ये नए तरीके के सवाल शुरू हो चुके हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें बच्चे, मैं ना टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 अब नहीं कराता हूँ। मैंने शुरू में 1-2 बार कराए थे वो जब मैंने कराए थे, लेकिन अब नहीं कराता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें अलग लगी चीज़ें। समझो आप मेरी बात को कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है? कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें चले, हम फालतू के झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं। अगर मैंने आपको टाइप वाइज चीज़ें पढ़ा दी कि टाइप 1 ये रहे सवाल, टाइप 2 ये रहे सवाल, टाइप 10 तक मैंने आपको पढ़ा दिया, 10 टाइप हो गए, चैप्टर खत्म। बच्चे आप लिमिटेड हो जाओगे। आपको लगेगा कि इस चैप्टर में केवल 10 ही टाइप है, इनके बाहर कोई क्वेश्चन है तो हम नहीं करेंगे उसे, केवल 10 टाइप सर ने पढ़ाए हैं, खत्म, ये 10 टाइप के सवाल है। आपका दिमाग लिमिटेड हो जाएगा अगर आप टाइप वाइज पढ़ोगे तो। समझो आप मेरी बात को, आपको लिमिटेड नहीं होना है। एग्जाम कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, कभी नहीं आता एग्जाम किसी के अकॉर्डिंग। हमेशा एग्जाम में निराशा मिलेगी अगर आप लिमिटेड पढ़ के जाओगे तो। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, कोई भी बुक आ जाए हम कर लेंगे, तो आप 100% कामयाब हो जाओगे। एक व्यक्ति 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% की हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% के लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा हो, समान कीमत पर अगर उसने बेचा हो तो बकरी की कीमत बताओ। हानि पर बेची गई बकरी की कीमत बताओ, कितने में उसने खरीदी थी। अब ये सवाल है, इस सवाल को आप बुक में उठाकर देखना। आप कोई सी बुक फॉलो कर रहे हो, ये बुक में ये सवाल मिलेगा आपको, और आधे पेज से कम में सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा इसका।
लेकिन अगर आप एक बात समझ गए जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप 3 लाइन में सवाल का आंसर निकाल दोगे, केवल 3 लाइन में। उससे पहले आप एक बार सवाल को पढ़ो। क्या है? एक व्यक्ति ने 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदी। अब कोई सी बकरियां 500 में हो सकती है, दूसरी 608 में हो सकती है, दूसरी 508 में हो सकती है। 1000 टोटल रुपए दिए उसने और 2 बकरियों की रस्सी पकड़ी और ले आया। वह एक बकरी को 20% की हानि पर बेचता है और दूसरी बकरी को 44% के लाभ पर बेचता है। प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा। मैं 2 बात आपको बताऊंगा इस सवाल में। इस सवाल में 2 बात आपसे पूछूंगा और आप खुद उसका आंसर बताओगे और सवाल आपसे हो जाएगा। सुनना, मुझे एक बात बताओ, हानि हो या लाभ हो? मुझे एक बात बताओ, हानि हो या लाभ हो, हमेशा किस पर होता है? प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है? यानी कि किस चीज को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि इस वस्तु पर मुझे हानि हुई है और इस वस्तु पर मुझे लाभ हुआ है? ऐसी कौन सी चीज है जिसको देखकर हम डिसाइड करते हैं? आपके दिमाग में तुरंत जवाब आएगा सर, क्रिय मूल्य को देखकर। हानि या लाभ हमेशा किस पर मिलते हैं? क्रिय मूल्य पर मिलते हैं। यह बात आपको क्लियर है? पहली बात, एक बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, अगर सवाल ने कह दिया कि उन्होंने समान कीमत पर बेचा है, तो समान कीमत पर बेचने का आप क्या मतलब समझते हो? मुझे बताओ। समान कीमत पर अगर उसने कहा कि समान कीमत पर बेचा है, इस बात से आप क्या समझते हो? इस बात से आप समझते हो समान कीमत पर बेचने का मतलब होता है कि उनका विक्रय मूल्य बराबर है, उनका सेलिंग प्राइस बराबर है। ये बात क्लियर है? ये 2 बात सवाल को तोड़कर रख देंगी। पहली बात मैंने क्या बताया था कि हानि हो या लाभ हो, हमेशा किस पर मिलते हैं? कॉस्ट प्राइस पर, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने कहा समान कीमत पर बेचा है, तो बच्चे उनका विक्रय मूल्य, उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है, बराबर है। ये 2 बात है, इनको अप्लाई अभी करते हैं। अब सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इन दोनों बातों को अप्लाई करके आंसर निकालते हैं। देखना, एक व्यक्ति ने 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदी। हमें नहीं पता कितने कितने में खरीदी है। मैंने पहली बकरी का क्रिय मूल्य, मैंने पहली बकरी का क्रिय मूल्य ए मान लिया और दूसरी बकरी का क्रिय मूल्य मैंने बी मान लिया। ये मैंने उनके कॉस्ट प्राइस मान ली कि इतने इतने में उसने वो बकरी खरीदी है। ठीक है, इतने इतने में बकरी खरीदी है। पहली का क्रिय मूल्य ए, दूसरी का बी, खरीदने वाला मूल्य। सुनना, अगर पहली बकरी को 20% की हानि पर बेचेगा, पहली बकरी यानी कि ए को, तो कितने परसेंट में बेचेगा? बताओ। अगर पहली को उसने 20% की हानि पर बेचा, तो कितने परसेंट में बेचा? क्या 80% में बेचेगा? 20% की हानि का मतलब कितना? क्या ए को 80% में बेचेगा? ए उसका क्रिय मूल्य है, याद रखना, मैंने इसीलिए लिखा है ए क्रिय मूल्य, बी भी क्रिय मूल्य। अगर पहली पे 20% की हानि हुई, तो क्या बच्चे उसने 80% में इसको बेचा होगा? 80% में बेचा होगा उसने, कहो यस। अगर पहली पे 20% की हानि हुई है, तो क्या पहली बकरी को 80% में बेचा होगा? बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बकरी पे 44% का लाभ हुआ है, तो दूसरी बकरी को कितने परसेंट में बेचा होगा? अगर दूसरी बकरी पर 44% का लाभ हुआ है, तो दूसरी बकरी को कितने परसेंट में बेचा होगा? तो दूसरी बकरी है बी, तो उसको क्या 144% में बेचा होगा? क्या उस दूसरी बकरी को 144% में बेचा होगा? और ये भी उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, और ये भी उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, और दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दो। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दो। क्या यहां से ए और बी का अनुपात आप निकाल सकते हो? कैसे भाई? ये तो पूरा कट जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म। 16 पंजे 80 और 16 निम्मा 144। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया? क्रिय मूल्य का रेशियो कितना आ गया? ए के सामने 9 और बी के सामने 5। इनके क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया, सवाल खत्म। इनके क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया, सवाल खत्म।
एक बार फिर से समझाऊंगा और आपको चीजें लगेगी सर इस कॉन्सेप्ट से तो मजा ही आ गया। देखो, ए और बी के क्रिया मूल्य आ गया 9 5, तो 9 और 5 14 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा था? 1008 रुपए में। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, एक यूनिट का मान 72 रुपए। भाई 1008 बटे 14। तो उसने कहा हानि पर बेची गई बकरी का क्रिय मूल्य, हानि पर तो पहली वाली बेची गई थी और उसका क्रिय मूल्य 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 72 गुणा 9, तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64। इतने पे उसने पहली वाली बकरी खरीदी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं, सुनना, मैं फिर से समझाता हूं, फिर से रिपीट करता हूं, गौर करना। पेन छोड़ दो, पेन साइड में कर दो। उसने कहा दोनों बकरियों को 1008 रुपए में खरीदा उसने, तो मैंने उनका क्रिय मूल्य मान लिया, पहली का ए रुपए है, दूसरी का बी रुपए है क्रिय मूल्य। अब मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रिय मूल्य पर मिलते हैं। तो अगर पहली बकरी को 20% की हानि पर भाई साहब ने बेचा तो कितने में बेचा होगा? 80% में। यह बात क्लियर है। दूसरी बकरी को भाई साहब ने 44% के लाभ पर बेचा है, तो दूसरी बकरी को 144% बी पर बेचा होगा, और उसने दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कह दिया कि दोनों को समान कीमत पर बेचता है, तो दोनों को समान कीमत मैंने कर दी। यहां से ए और बी का रेशियो मिल गया 9 5, ये उनके क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस का। तो 9 और 5 14 का मान कितना? 1008, एक का मान 72। तो उसने कहा हानि पर बेची गई बकरी वो तो कितनी थी? 9 रेशियो थी, तो 9 का मान 9 गुणा 72 यानी कि 648। अगर वो पूछता कि लाभ पर बेची गई बकरी का कितना मूल्य था, तो एक यूनिट का मान 72, तो 5 यूनिट कितनी? 72 गुणा 5 360 रुपए। ठीक है, 360 रुपए। अब ये सवाल आप खुद करेंगे, ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे और मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे क्या आंसर है। रात को मिलते हैं टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे रात को मिलेंगे और आप इस क्वेश्चन को टैग करके नीचे लिखेंगे कि टुडे मैथ्स HW, टुडे मैथ्स HW, ताकि मैं उसको देखकर ओपन करके देख लूं। ठीक है, टुडे मैथ्स HW करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आप कर पा रहे हो बच्चे। और खुद एफर्ट लगाओगे तुम तो ही मैं आपसे एफर्ट खुद लगवाना चाहता हूं कि आप लगाओ। ठीक है, और वर्कशीट को करते रहिए, जो भी सवाल आपको वर्कशीट में मिले, और इसी स्पीड से हम चलते रहेंगे। देखो बहुत अब तो मैंने स्पीड कम कर दी है आप लोगों के लिए, है ना। तो मिलते रहेंगे कल अपनी क्लास में, मिलेंगे सुबह 7 बजे, इससे आगे मिलेंगे, इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।